आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसको सुलझाने में पुलिस को लगभग 10-11 साल लग गए। हालांकि इसमें यह भी कह सकते हैं कि अगर पुलिस शायद थोड़ी ज़्यादा और ईमानदारी से मेहनत करती तो कातिल तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त नहीं लगता। कहानी 2004 में शुरू होती है। कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था अर्चना सांगले। अर्चना सांगले एक ठीक ठाक परिवार से पढ़ी लिखी लड़की। जब पढ़ाई पूरी हुई तो घर वालों ने लड़के की तलाश शुरू की। एक अच्छा खासा नौकरी पेशा लड़का उन्हें नजर आया। रिश्ते की बात चली, दोनों घरों की सहमति थी और इसके बाद अर्चना की शादी कर दी जाती है। अब अर्चना अपने मायके से ससुराल पहुंच गई। सब कुछ ठीक था शुरुआत में। हनीमून पीरियड खत्म होता है। धीरे धीरे अब सच्चाई सामने आती है। मियाँ बीवी में बनती नहीं है। अर्चना और उसके शौहर में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी। मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते थे, राय एक दूसरे से नहीं मिलती थी। तो शुरुआती नोक झोंक फिर बहस में बदली, बहस झगड़े में तब्दील, और उसके बाद एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद दोनों लगभग अनजान से बने रहते। शादी को साल भर बीत गया। इन साल भर में ये रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई कि पति पत्नी अब शायद एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते। शुरुआत में अर्चना को लगा कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके पति का भी हाल यही था। तो साल सवा साल बीतने के बाद अर्चना ने फिर फैसला किया कि वो इस शादी से बाहर निकलेगी, अपने पति से अलग होगी और एक अपनी नई दुनिया बसाएगी, अपने तरीके से जिंदगी जिएगी। और इसी फैसले के साथ अर्चना अपने पति का घर छोड़ देती है। पति का घर छोड़ने के बाद कुछ दिन मायके रहती है। फिर कहती है कि मैं कुछ काम करूंगी। शादी हो चुकी थी उसकी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, माँ बाप पे बोझ नहीं बनूंगी। और इसी सिलसिले में वो नौकरी ज्वाइन कर लेती है। अब नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो आज़ाद थी, पति के साथ नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान में कहानी करवट लेती है। संतोष नाम का एक नौजवान अर्चना को नौकरी के दौरान मिलता है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं, दोनों में दोस्ती होती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। संतोष एक एनजीओ चलाया करता था और साथ में जो सोशल वर्क किया करता था। तो ये बात 2005 दिसंबर की है। शादी को साल बीत चुके थे। अब धीरे धीरे मुलाकात के बाद अर्चना को लगता है कि संतोष उसके लिए बिल्कुल फिट है, सही है, इसी के साथ ज़िंदगी आगे बिताएंगे। अब दोनों वहीं पुणे में एक घर किराए पर ले लेते हैं और अब साथ में लिव इन में रहने लगते हैं। अर्चना की अपनी नौकरी भी ठीक चल रही थी, संतोष का भी अपना एनजीओ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे रिश्ते में और मजबूती आती है। फिर दोनों तय करते हैं कि आगे जब एक साथ रहना है तो क्यों किराए के घर में अपना घर खरीद लेते हैं। इसके बाद पुणे के एक पॉश इलाके में दोनों मिलकर एक घर खरीदते हैं, एक अच्छा खासा महंगा घर। इस घर में खरीदने के लिए अर्चना के पैसे ज़्यादा लगे थे और संतोष के कम, लेकिन दोनों को साथ रहना था इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब धीरे धीरे वक्त बीता, घर खरीदा जा चुका, साल भर बीत गए। दिसंबर 2005 में यह घर खरीदा था। 4 नवंबर 2006, करीब करीब साथ रहते हुए साल भर हो चुके थे अब संतोष और अर्चना को। साल भर के बाद 4 नवंबर 2006 की तारीख आती है और एक रोज़ अचानक अर्चना गायब हो जाती है। संतोष ढूंढता है लेकिन कहीं मिलती नहीं अर्चना। वो उसे घर जाता है, घर पे भी नहीं मिलती। वो घर वालों को बताता है। संतोष के बारे में अर्चना के तमाम घर वाले जानते थे, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। तो संतोष और अर्चना के घर वाले जाकर पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस केस दर्ज करती है, अर्चना की तलाश शुरू करती है। अब अर्चना कहाँ गई, क्या हो सकता है, इस बारे में जब घर वालों से पूछा गया तो घर वालों को लगा कि कहीं ना कहीं अर्चना का जो पहला शौहर, पहला पति है, वो अर्चना की गुमशुदगी के पीछे हो सकता है। क्योंकि अर्चना अब अलग थी, खुश रह रही थी, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, अच्छा खासा घर ले लिया था। ये बात उसके पति को शायद नागवार गुजरी और पति बदला लेना चाहता है। तो घर वालों ने ये सारी कहानी बताई। पुलिस को भी लगा कि हाँ, मोटिव तो है, पहला पति शायद गुस्से में होगा। एक तो वो छोड़ कर गई, उसके बाद वो खुशहाल जिंदगी जी रही है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने उसको गायब कर दिया। पुलिस अर्चना के पति को उठा लेती है। उठाने के बाद अच्छी खासी खातिर करती है, पूछताछ करती है, उसके सारे कॉल डिटेल से लेकर सब चीज़ खंगालती है। पुलिस को पूरा शक यही था कि अर्चना की गुमशुदगी पे उसी का हाथ था। लेकिन उसका पति बार बार कहता है कि जब से अर्चना मेरी ज़िंदगी से गई मैंने कभी पलट कर देखा नहीं कि वो कहाँ है और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। जितने पुलिस ने सबूत, गवाह, साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे, उससे भी ऐसा लग रहा था कि उसका पति सच बोल रहा है। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं कि उसके पति को यूं उठा के रखें और अर्चना कहाँ गायब है ये भी पता नहीं चल रहा है। इसी दौरान में एक रोज़ उसी नवंबर के महीने में मच्छिंदरगढ़ किले के पास एक महिला की लाश मिलती है, पुणे में। कोई अनजान शख्स देखता है किले के पास एक लाश है, पुलिस को खबर देता है। पुलिस आती है, लाश को उठाकर ले जाती है, मोर्चरी में रख देती है। अब आसपास के इलाकों में ढूंढा जाता है, कोई मिसिंग हो तो पता चले, तो कोई महिला गायब। इधर अर्चना अभी तक मिली नहीं थी, उसकी तलाश जारी थी।
मच्छिंद्रगढ़ किले में मिली एक महिला की लाश की खबर अब उस पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है जो अर्चना को ढूंढ रही थी। जैसे ये बात पता चलती है, पुलिस वाले फौरन अर्चना के परिवार और संतोष को लेकर मुंडा घर पहुंचते हैं। लाश को दिखाते हैं। लाश देखते ही अर्चना के घर वाले रोने लगते हैं और ये शिनाख्त करते हैं कि उन्हीं की बेटी अर्चना की लाश है। संतोष भी पहचान लेता है। तो अब तक जो अर्चना गुम थी, अब उसकी लाश मिली। केस अब 302 में तब्दील हो गया 302 में। अब पुलिस उसी हिसाब से तफ्तीश करती है। पहले पति से लंबी पूछताछ हो चुकी, पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। तो अब सवाल यह है कि पति कातिल नहीं तो अर्चना का और कौन दुश्मन हो सकता है। घर वालों से पुलिस फिर पूछताछ करती है, क्योंकि अब मामला संगीन हो चुका था, ये अब कत्ल का मामला हो चुका था। तो घर वालों को जब पुलिस बताती है कि उसके पहले पति ने कभी पलट कर देखा नहीं, जब से वो छोड़ कर गई, वो अपनी दुनिया में मस्त है और उसे कोई लेना देना नहीं था अर्चना से, और वो अर्चना की गुमशुदगी या कत्ल के पीछे नहीं हो सकता, तो फिर घर वालों को लगा कि अब क्या किया जाए, कौन हो सकता है। कुछ दिनों तक तो वो इधर उधर ढूंढते रहे, पता करते रहे। फिर एक रोज़ उन्होंने पुलिस में जाकर सीधे संतोष पर ही शक जता दिया। उन्होंने कहा कि अगर अर्चना का पति कातिल नहीं है तो फिर ये जो उसका दूसरा प्रेमी है जिसके साथ वो लिव इन में रह रही है, बहुत मुमकिन है कि उसी ने कत्ल किया है। लेकिन कोई ठोस कारण वजह नहीं थी, लेकिन और उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कोई और न उसकी दुश्मनी किसी से, न कोई और किसी को मतलब। अब जब संतोष का नाम आया तो फिर पुलिस ने संतोष को उठाया। अब संतोष की खातिर हुई, उससे लंबी पूछताछ हुई, लेकिन संतोष की भी सारे कॉल डिटेल, तमाम गवाह, सारी चीज़ें पूछी गई। उसने जो जो बयान दिए वो सब मैच कर गए और कोई ऐसी चीज़ पता ही नहीं चली जिससे ये लगे कि संतोष को नकार है। अर्चना के पहले पति की जो पूछताछ का नतीजा निकला, सेम वही अर्चना के प्रेमी संतोष की पूछताछ का नतीजा निकला। कोई ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगा नहीं जिससे साबित हो सके कि अर्चना के कत्ल के पीछे या तो उसके पति का हाथ है या फिर उसके प्रेमी का। बिना सबूत के आप ज़्यादा दिन तक हिरासत में भी नहीं रह सकते। तो बिना सबूत की वजह से पुलिस को आखिरकार पति की तरह ही अर्चना के प्रेमी को भी छोड़ना पड़ा। अब वो निकल गया। अब धीरे धीरे वक्त बीता, पुलिस तफ्तीश करती रही, कोई सुराग, कोई गवाह, कोई क्लू हाथ नहीं आ रहा। अर्चना के कत्ल को महीनों, अब साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। करीब करीब 6 साल बीत गए। 6 साल के बाद 2012 आ गया साल। 2012 आने के बाद इस दौरान में पुलिस जब भी कभी रिव्यू मीटिंग होती, मंथली मीटिंग होती, तो पुराने केस में हर स्टेट, हर शहर में ऐसा होता है कि अच्छा कुछ ऐसे केस जो अनसॉल्व हो, उनका स्टेटस क्या है, तो उस पर मीटिंग होती है। तो जब भी इस तरह की मीटिंग होती तो ये अर्चना का भी केस सामने आता कि अब तक सुलझा नहीं, तो उस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाता। अब चूंकि सस्पेक्टेड 2 ही थे, अर्चना का पति और उसका प्रेमी, तो उन दोनों के बारे में भी कुछ मुखबिरों के जरिए खबरें निकालती पुलिस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन इसी दौरान एक चीज़ हुई। 2012 में अचानक पुलिस को पता चला कि जो घर अर्चना ने अपने प्रेमी संतोष के साथ मिलकर पुणे के एक पॉश इलाके में खरीदी थी वो घर 2 लोगों के नाम पर थी, अर्चना और संतोष, यानी ये ज्वाइंट ओनर थे। अब इस घर को संतोष नहीं बेच सकता था जब तक कि अर्चना अगर जिंदा होती तो सहमति से। अब वो है नहीं, तो बहुत सारी कानूनी चीज़ें हैं। हालांकि वो रास्ता निकल सकता था कि अर्चना मर चुकी है तो फिर एक मुर्दा साइन करने तो आएगा नहीं, लेकिन उसके कानूनी रास्ते होते हैं। लेकिन हुआ यहाँ ये कि मुखबिरों के जरिए पुलिस इस केस में तो लगी हुई थी। 2012 में पता चला कि अचानक उस घर को, जिस घर को अर्चना और संतोष ने खरीदा था, वो ट्रांसफ़र हो गया संतोष के नाम पर। और ये ट्रांसफ़र किसी और ने नहीं किया, खुद अर्चना ने किया। अर्चना ने बाकायदा कानूनी पन्नों पर यह दस्तखत किया और कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी तरह से मैं संतोष के हवाले कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। तो एक प्रॉपर्टी, और ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ थी शुरू में ही कि ये घर लिया, दोनों ने मिलकर लिया, दोनों ने बराबर पैसे दिए, इसमें अर्चना के पैसे ज़्यादा थे। इवन अर्चना के घर वालों को ये बात मालूम थी, लेकिन ज्वाइंट ओनर थे दोनों, मालिक दोनों बराबर थे। अब लेकिन अर्चना की मौत के 6 साल के बाद अचानक ये पता चल रहा है कि वो घर अर्चना ने संतोष के नाम पर ही कर दिया और अपने आप को मालिकाना हक से हटा लिया। अब एक मुर्दा 6 साल बाद जिंदा हो और उसके बाद वो साइन करे कानूनी पन्नों पर, रजिस्ट्री के पेपर पर, तो ये बात अजीब लगती है। अब इसमें एक ही चीज़ निकल कर आता है कि या तो फिर अर्चना जिंदा है, मौत का नाटक किया। अब पुलिस को भी लगता है ये क्या मामला क्या है, पुलिस तफ्तीश करती है। अब यहाँ पे भी तफ्तीश ऐसी होती है कि एक मर्डर और एक प्रॉपर्टी के केसेस को आमतौर पर हमारे यहाँ बड़े हल्के तरीके से लिया जाता है। ठीक है, जांच होगी, पन्ने देखेंगे और इतने सारे दस्तावेज, ये स्टैम्प, वो साइन, किसके नाम पे, पुराना मालिक, मकान कौन है तो नया कौन है, ज़मीन किसकी है, रजिस्ट्री किसके नाम पर है, फ्री होल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन ज़मीन जायदाद के चक्करों में पड़ते हैं, उन्हें बेहतर पता होगा। तो खैर 2012 में
बल्कि 6 फरवरी 2012 को ये मकान संतोष के नाम पर हुआ। अब पता चला, परिवार वालों ने भी कहा कि ये क्या है और कैसे ये हक मिल गया उसको, और कैसे अर्चना जो 6 साल पहले ही बल्कि कानून की किताबों में भी मर चुकी है क्योंकि FIR दर्ज है, वो कैसे दस्तखत कर सकती है। पुलिस को भी लगा, लेकिन 12 में ये मामला सामने आया 6 फरवरी को। इसके बाद पुलिस जांच करती रहती है। अंदाज़ा लगाइए, 12 से 17 आ गया 2017, 5 साल बीत गए ये पहली को बूझने में कि एक मुर्दा अर्चना जिंदा बनकर कैसे एक प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर सकती है। इस दौरान में फिर पुलिस ने उस वक्त जब ये बात आई कि प्रॉपर्टी का नाम हुआ, फिर संतोष को उठाया था, पूछताछ की थी। तो संतोष ने कहा कि जो भी उसने अपने बयान दिए, सबूत कुछ था नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी का केस अलग है, कत्ल का अलग है। फिर उसको छोड़ दिया। 2017 आ गया। 17 जनवरी 2017 की तारीख थी। पुलिस को एक जानकारी मिली मुखबिरों से। पता चला कि जिस पेपर पर साइन करवाया संतोष ने और जो प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करा ली, जो कि ज्वाइंट होल्डर थे, वो अर्चना ने साइन नहीं किए। अर्चना नाम की एक, जो अर्चना का पूरा असली नाम था, अर्चना सांगले, अर्चना सांगले के नाम पर उसने एक अपनी महिला मित्र को तैयार किया। बाकायदा अर्चना सांगले के नाम पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए फेक, सारे उसके ID, सारे उसके आधार से लेके जितनी भी चीज़ें। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ, उसने फिर वकील पकड़े और जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जो महिला थी अर्चना सांगले, उसको खड़ा किया और उसी की मौजूदगी में ये बताया कि यही अर्चना है जो प्रॉपर्टी के हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं, और फिर साइन वाइन करा लिया। अब उससे इसको ये फ़ायदा था कि अब ये मकान उसके नाम पर हो गया। तो ये जो फेक अर्चना, एक फर्जी अर्चना की जब कहानी पुलिस को पता चली, इसी के बाद 17 जनवरी 2017 को पुलिस संतोष को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार तो करती है एक फर्जीवाड़े के केस में, लेकिन पुलिस को मालूम था कि इस फर्जीवाड़े का केस कहीं ना कहीं जाकर किसी और मोड़ पर मिलेगा, और वही हुआ। फर्जीवाड़ा का केस था। इस बार पुलिस के पास कम से कम एक हल्की ही धारा में पुख्ता केस संतोष के खिलाफ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फर्जीवाड़ा के केस से होते होते अब अर्चना के कत्ल के केस पर आ गई। इस बार उससे अच्छी खातिरदारी की गई और फिर उससे लंबी पूछताछ हुई, और आखिरकार 10 साल के बाद अर्चना की मौत के, बल्कि लगभग 11 साल होने वाले थे, संतोष ने पहली बार सच बोला। उसने कहा कि जब 2006 में, बल्कि 5 में ही वो दोनों मिले, फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। दोनों ने तय किया कि वो आगे की ज़िंदगी साथ काटेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम किराए पे घर पे क्यों रहें, तो पॉश एरिया में एक पुणे के घर लिया। उसमें हिस्सेदारी ज़्यादा थी अर्चना की। घर लेने के बाद दोनों रहने लगे, लगभग साल भर साथ रहे। इस दौरान में अब संतोष को ये लगा कि इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, तो इस मकान को बेच देते हैं और कहीं चलते हैं। अर्चना इस बात के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि नहीं, बहुत मुश्किल से घर लिया, यहीं रहेंगे, ये अच्छा इलाका है। लेकिन संतोश को पैसे चाहिए थे, और उसे ये भी पता था कि इस मकान में ज़्यादा हिस्सेदारी अर्चना की है, तो बेचने से थोड़ा पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अर्चना इस बात को मानती नहीं थी। इस चीज़ को लेकर दोनों में अब झगड़ा शुरू हो गया। वो प्यार मोहब्बत से भावा हो गई, और आखिरकार नवंबर 2006 में एक रोज़ घुमाने के बहाने संतोष अर्चना को बाहर ले जाता है। फिर वापसी में जब वो लौट रहा होता है पुणे, तब पुणे पहुंचने से पहले ही वो अर्चना का गला घोट देता है, और गला घोटने के बाद मछिंद्रगढ़ किले के पास अर्चना की लाश को फेंक कर वापस उसी घर में आ जाता है जिस घर के लिए ये झगड़ा हुआ था, और फिर आराम से उस घर में रहने लगता है। पुलिस के साथ उसकी तलाश करता है, ढूंढता है। कत्ल उसने किया था इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में, कत्ल कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर पुलिस ने उसके बाद उसकी पूरी कुंडली खोली, तो पता चला दरअसल वो NGO के नाम पर इसी तरह के धंधे किया करता। NGO के नाम पर वो जिस्म फरोशी के धंधे करता। NGO के नाम पर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता, पैसे हटता। और अर्चना के साथ भी उसने यही किया। उसने उससे एक घर खरीदवाया, कुछ पैसे खुद डाले, बाकी अर्चना से डलवाए। अब ये था कि इस घर को बेचेंगे और वो पैसे हड़प लेंगे। अर्चना तैयार नहीं थी। उसे लगा कि ये मानेगी नहीं, तो रास्ते से हटा दो तो पूरा ही घर उसका हो जाएगा, और इस तरीके से उसने उसका कत्ल कर दिया। और शक के घेरे में बेचारा खामखा जो उसका बेकसूर पति था वो आया, कुछ दिन पुलिस की हिरासत में भी रहा, अच्छी खासी पिटाई भी हुई, लेकिन कातिल पति नहीं बल्कि प्रेमी निकला। लेकिन फिर भी 10 से 11 साल लग गए इस केस को। हम यहाँ पे ये सोचिए कि अगर ये प्रॉपर्टी वाली बात 2007 में ही सामने आ गई थी कि फर्जीवाड़े से ये फिर जो अर्चना जिंदा नहीं है उसका साइन कैसे हो सकता है, और उस वक्त पुलिस इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी जांच करती, तो शायद 2007 में ही ये केस खुल जाता। लेकिन 10 साल और लगा दिया पुलिस ने। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें बहुत वक्त लगा, जो वक्त से पहले खुल सकता था। खैर, कहानी में आज इतना ही।